जयतु संस्कृतम बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो कल हमने पढ़ी थी बेटा कक्षा 7 का जो सीबीएसई बोर्ड में लगी हुई है उसका हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। व्याख्या हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। ठीक है, चलिए अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ये है आपकी संस्कृत मंजरी। ठीक है, संस्कृत मंजरी कक्षा 7। व्याख्या और अर्थ और कठिन वर्ड, शब्दार्थ ये सब हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो एक स्थान पर बिल्कुल आराम से मिल जाएं। आपने बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है। उसके बाद आपको सारी वीडियो जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, चलिए आज हमारा चैप्टर था प्रथम मम विद्यालय। मम विद्यालय का अर्थ और व्याख्या हो चुकी है। अब हमको उसका अभ्यास कार्य करना है। चलिए जल्दी से बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर है आपका 6, खोल लीजिए। ऑप्शन वाले क्वेश्चन मैं ऐसे ही करा देती हूँ आपको। चलिए पहला है आपका प्रश्न कै। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। चलिए पहला सही विकल्प वाले क्वेश्चन में आपका आंसर क्वेश्चन दिया है मम विद्यालय बहि अस्ति। मम विद्यालय, इसकी जो हिंदी है मेरा विद्यालय बाहर है। किसके बाहर है? नगरात से, ग्रामात से या बनात से। पहले ऑप्शन में दिया है आपका नगरात, दूसरे में दिया है ग्रामात और तीसरे में दिया है बनात। तो हमारा पहला ऑप्शन ए जिसमें लिखा है नगरात वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमने चैप्टर में व्याख्या में पढ़ा है बेटा मम विद्यालय नगरात बहि अस्ति। मेरा विद्यालय नगर से बाहर है। बहि, बहि की हिंदी होगी बाहर, अस्ति है। मेरा विद्यालय नगरात, नगर से, पंचमी विभक्ति नगर के बाहर है तो पंचमी विभक्ति एक वचन नगरात में आएगा। ठीक है, नगरात बहि अस्ति, मेरा विद्यालय नगर के बाहर है। ये आपको याद हो गया होगा अभी। चलिए अब देखते हैं दूसरा। 3 ही क्वेश्चन है इसमें। चलिए दूसरा देखते हैं। विद्यालयस्य भवनम अस्ति। विद्यालय के जो भवन हैं वो कैसे हैं? वो लघु हैं। पहला ऑप्शन लघु, दूसरा ऑप्शन विशालः और तीसरा ऑप्शन है निम्नः, नीचे हैं। लघु छोटे हैं, विशाल बड़े हैं। तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? विशालः भवनम अस्ति। विद्यालयस्य, विद्यालय के, भवनम जो कमरे होते हैं, जो हॉल होते हैं वो कैसे हैं? भवनम कमरों के लिए पूछा जा रहा है, कैसे हैं? विशालः। ऑप्शन दिया है आपका ब पर, उस पर सही का टिक लगाएंगे और इस क्वेश्चन को यहीं याद करेंगे। विद्यालय से, विद्यालय के, भवनम भवन, विशालः बड़े, अस्ति है। विद्यालय के भवन या कमरे विशालः बड़े हैं। ठीक हो गया। तीसरा है आपका वृक्षान जलेन कह सिंचति। वृक्षान वृक्षों को, जलेन जल से, कह कौन, सिंचति सींचता है या उन्हें जल कौन पिलाता है, पेड़ पौधों को पानी कौन देता है। तो वृक्षान जलेन कह सिंचति हमारे चैप्टर में आया था। जो उपवन है, उपवन की देखभाल कौन करता था? मालाकार है यानी माली। कृषक करता है? नहीं, कृषक तो, किसान तो अपनी खेती देखता है। शिक्षक है, शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा, आप लोगों को पढ़ाएगा विद्यालय में। मालाकार है, मालाकार माली। माली क्या करता है? पेड़ पौधों यानी उपवन यानी बगीचे की देखभाल करने वाला कौन है? पेड़ पौधों को जल पिलाने वाला मालाकार है। तो क्या लिखेंगे हम? वृक्षान जलेन कह
मालाकारः सिंचति। पहले ऑप्शन में दिया है कृषकः, दूसरे में दिया है शिक्षकः और स में दिया है आपका मालाकारः। तो आपको मालाकारः पे ही निशान लगाना है सही का। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं, याद हो जाएगा। वृक्षानः जलेन कः मालाकारः सिंचति। ठीक हो गया बेटा। एक बार फिर से देख लेते हैं तीनों को। हमें ये करनी नहीं है, हमें ये समझकर याद करनी है यहीं इसी बोर्ड पर, इसी क्लास में। ठीक है बेटा, ये आपका रिवीजन है। हाफ अर्ली से पहले पहले आपका क्लास में आपने पढ़ी होगी बुक, एक बार और रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। मम विद्यालय बहि अस्ति, क्या जाएगा? नगरात। पहले ही ऑप्शन में दिया है हमारा नगरात। विद्यालयस्य भवनम अस्ति, विद्यालयस्य भवनम विशालः अस्ति। वृक्षान् जलेन कः सिंचति, वृक्षान् जलेन मालाकारः सिंचति। वृक्षों को जल कौन देता है? माली। विद्यालय के भवन कैसे हैं? विशाल, बड़े। मम विद्यालय किसके बाहर है? नगरात, नगर से बाहर है। तो हमारे ऑप्शन वाला जो प्रश्न दिया था जिसमें 3 क्वेश्चन दिए थे वो हमें कम्प्लीटली याद हो गए हैं, हमें अच्छे से समझ आ गए हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। मम विद्यालय नगरात बहि अस्ति, विद्यालयस्य भवनं विशालः अस्ति, वृक्षान् जलेन मालाकारः सिंचति। ठीक हो गया। अगला है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान मैं आपको बोर्ड पर करा देती हूँ। ठीक है, चलिए। पहला रिक्त स्थान है हमारा बेटा, मम सहोदरः अपि अत्र पठति। मेरा भाई या बहन, सगा भाई बहन भी अत्र पठति। मम मेरा, सहोदर भाई, सहोदर है क्यों? क्योंकि वो पुल्लिंग है, उसका भाई है। मेरा सहोदर भाई यानी सगा भाई, अपि भी, अत्र यहाँ, पठति पढ़ता है। मेरा सगा भाई भी यहाँ पढ़ता है। पहला रिक्त स्थान कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार और देख लेते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, मम मेरा, सहोदरः, सहोदरः का मतलब होता है बेटा सगा भाई। विसर्ग लगे हैं, पुल्लिंग है। अगर होता सहोदरा, विसर्ग नहीं होते, ऐसे लिखा होता सहोदरा, तो ये हो जाती बहन। अब क्या है? विसर्ग लगे हैं तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग यानी भाई। मेरा भाई अपि भी अत्र यहाँ पठति पढ़ता है। याद हुआ बच्चों? एक बार और बोलेंगे अपने आप से, मम सहोदरः अपि अत्र पठति। मेरा सगा भाई भी यहाँ पढ़ता है। दूसरा है हमारा, मम विद्यालयः नगरात् बहि अस्ति। ये तो आपका ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिल्कुल वही है ना, तो आपको याद भी होगा। क्या आ जाएगा इसमें? मम मेरा, विद्यालय विद्यालय, नगरात नगर से, बहि बाहर, अस्ति है। मेरा विद्यालय नगर से बाहर है। ठीक है, मम मेरा विद्यालय विद्यालय, नगरात नगर से, बहि बाहर अस्ति है। मेरा विद्यालय नगर से
बाहर है। ठीक हो गया, 2 रिक्त स्थान हमारे कंप्लीट हो गए। पहले में क्या आया है? सहोदरः, दूसरे में विद्यालयः। ये रिक्त स्थान आपको कभी भी ऐसा सोच के याद मत करिए कि हमें हेल्पिंग वर्ड मिलेंगे। आप एकदम अपनी पूरी लाइन याद करिए, और पूरी लाइन में अगर आप अटक जाते हैं, आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है, संस्कृत का अर्थ निकाला है, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। अपी की है तो भी अगर आपको याद है, अत्र यहाँ पठती, मेरे साथ पढ़ता है कौन, चैप्टर में हमें एकदम 1-2 बातें तो ऐसे याद रह ही जाती हैं कि सहोदरा या भाई। ठीक है, मेरा भाई सहोदरः अपि अत्र पठति। ठीक है, दूसरी पूरी लाइन याद करिए, कुछ भी मिसिंग होगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मम विद्यालय नगरात् बहि अस्ति। अब मैडम नगरात भी दे सकती हैं, बही भी दे सकती हैं। अगर ये दोनों शब्द भी आपके मिस हो जाएं, यहाँ से रिक्त स्थान पूछा जाए, तो आप मम विद्यालय बाहर था किसके? नगरात से, जो हमारा ऊपर वाले ऑप्शन में आया है। बिल्कुल एक्सरसाइज जैसी बुक में दी है वैसी ही मत रटिए, ये तो रटना होता है। खुद से समझ के 1-2 और रिक्त स्थान आपको बनाने चाहिए, खुद याद करने चाहिए। अपने रिक्त स्थान, अपने क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, वो 3 या 4 या 5 अगर एक्सरसाइज में दिए हैं तो आपको 10 निकालने चाहिए। 10 प्रश्न अपने आप से बनाने चाहिए, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए, आपको रटना ना पड़े। ठीक है बेटा, चलिए तीसरा है आपका मम मित्रः सचिनः अस्ति। यहाँ आपका मित्र आएगा। ठीक है, रिक्त स्थान में जो भरा है आपका कॉलम खाली दिया है, वहाँ पर मित्र आएगा। मेरा दोस्त सचिन है, मेरा दोस्त सचिन है। मित्र माने क्या होता है? सहेली, सखी, मित्र, फ्रेंड्स, दोस्त। ठीक है, मम मित्रः सचिनः अस्ति, उसका जो दोस्त है उसका क्या नाम है बेटा? सचिन। अब वो सचिन भी मिस कर सकता है इस लाइन में से, तो आप क्या लिखेंगे? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, समझा है, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया है, रीड कराया है। अर्थ और व्याख्या दोनों चीज़ें, व्याख्या भी मैं बताती हूँ और हर एक वर्ड का अर्थ मैं बताती चलती हूँ। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और मैं जो हार्ड वर्ड होते हैं बेटा वो भी मैं आपको बोर्ड पर नोट डाउन करा देती हूँ। तो चलिए, आपके रिक्त स्थान 2 कंप्लीट हो गए हैं, 3। अब हम चौथा देखते हैं। उपवनम अनेके पुष्पाणि सन्ति। उपवन बगीचा, अनेके बहुत से, पुष्पाणि फूल हैं। उपवन में बहुत से फूल हैं। उपवन बगीचा, अनेके सप्तमी विभक्ति, बहुत से, पुष्पाणि फूल, संति हैं। बहुत सारे बहुवचन आ गया, तो इसलिए पुष्प में भी क्या होगा? बहुवचन आएगा। ठीक है, उपवनम अनेके पुष्पाणि सन्ति। उपवन में अनेक पुष्प हैं। ठीक है, चलिए लास्ट है हमारा तस्मिन् बहवानि पुस्तकानि सन्ति। तस्मिन् उस में, बहवानि बहुत सी, पुस्तकानि पुस्तकें, सन्ति हैं। किसमें? तस्मिन, उसमें। किसकी बात हो रही थी हमारे चैप्टर में? विद्यालय की। किसके विषय में पढ़ा था हमने? विद्यालय में। तो तस्मिन जो हमारा सर्वनाम आया है उसमें सॉरी बच्चों, तस्मिन जो सर्वनाम है हमारा, उसमें इसका अर्थ होता है तस्मिन का उसमें। उसमें किसमें? विद्यालय में। बहवानी बहुत सी, पुस्तकानी पुस्तकें हैं। पुस्तकें हमने कहाँ पढ़ी थी बेटा? पुस्तकालय, क्योंकि जो हमने विद्यालय के विषय में पढ़ा है, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। पुस्तकालय है तो पुस्तकालय में बहुत सारी क्या थी बेटा? पुस्तकानी। ये वहीं से रिक्त स्थान है आपका।
तस्मिन उसमें, बहवानी बहुत सी, पुस्तकानी पुस्तकें, संति हैं। तस्मिन उसमें किसमें? विद्यालय में। यहाँ तस्मिन की जगह विद्यालय भी आ सकता है, तब भी हमारी हिंदी अच्छे से बैठ जाएगी। अगर तस्मिन है तो तस्मिन भी वही काम कर रहा है, वही सर्वनाम किसके लिए आया है? विद्यालय के लिए। ठीक है। तस्मिन बहवानी पुस्तकानी संति, उसमें बहुत सी पुस्तकें हैं। ठीक हो गया बेटा? रिक्त स्थान आपके कंप्लीट हो गए। अगला है हमारा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आप जल्दी से मैच कर लीजिए या समझ लीजिए, आपको यहीं याद हो जाएंगे। ठीक है। हम इतने आराम से पढ़ेंगे ना बेटा, आपको हर चीज़ याद होती चलेगी साथ के साथ। ठीक है। चलिए, पहला दिया है हमारा ए वाले कॉलम में विद्यालय। विद्यालय में क्या आएगा बेटा? नगरात बही। बै वाले जो कॉलम है हमारे, उसमें है तीसरे नंबर पर नगरात। विद्यालय नगर से बाहर है। ठीक है। भवनम दूसरा है हमारा भवनम अति विशाल। अब हम भवन के विषय में क्या बताएंगे? कुछ विशेषता ही बताई जाएंगी। ठीक है। ये जो मैच है हमारे, ये विशेषताओं के लिए ही हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ उनकी दूसरे कॉलम में विशेषताएं दी हैं। तो भवनम कैसे थे? हमने पढ़े थे विशाल है। स्कूल के, हमारे विद्यालय के जो भवन थे वो बहुत अधिक बड़े या विशाल हैं। अति माने अधिक और विशाल माने बड़े। क्या आ जाएंगे भवनम में? अति विशाल। विद्यालय में क्या आएगा? नगरात बही। चतुर्दश शतः। चतुर्दश माने होता है 1400। चतुर्दश 14 और शत जब लगा है तो 100 आ जाएगा। ठीक है। चतुर्दश, ये लिखा है आपका चतुर्दश और 100 के लिए लिखा है शत। ठीक है। चतुर्दश शतः। ठीक है। तो 14 और 100 और लिखा है। शत को हम क्या कहेंगे? 100। शतम माने होता है बेटा 100। अब 14 के साथ शत लगा है तो क्या बोलेंगे? 1400। चतुर्दशः 1400। 1400 क्या थे विद्यालय में? छात्र। 1400 जो संख्या है वो कहाँ पढ़ी थी हमने? वो किसकी संख्याएं बता रहा था? किसकी विशेषता है ये विशेषता है बेटा छात्रों की। 1400 छात्र विद्यालय में पढ़ते थे। ठीक है। चतुर्दश शतः। ठीक हो गया। सचिनः। सचिन कौन था? किसका नाम था सचिन? मम मित्रः। मेरे मित्र का नाम सचिनः, सचिन है। ठीक है। सचिनः मित्रः। मम मित्रः सचिनः। ठीक हो गया। तो मित्र, सचिन का जो गुण है, क्या विशेषता थी उसकी? वो मेरा मित्र था, मित्रः। बहवानी पुस्तकानि। बहवानी पुस्तकानि, बहुत सारी पुस्तकें कहाँ थी? हमने अभी ये वाला पढ़ा है, मैंने भी आपको बताया है, पुस्तकालय। ठीक है। पुस्तकालय में। बहवानी बहुत सी, पुस्तकानि पुस्तकें। ऑप्शन आ जाएगा आपका दूसरे नंबर का ही है, पुस्तकालय में। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। विद्यालय की विशेषता क्या है? कि वो नगर के बाहर है। नगरात बही, बस इतना सा याद करना है। भवन की विशेषता क्या है? कैसे थे हमारे भवन? अति विशालः। ठीक है। चतुर्दश शतः। चतुर्दश खुद एक विशेषता है, उसका हमें विशेषण बताना है। क्या है विशेष्य का विशेषण? छात्रः। चतुर्दश शतः छात्रः। ठीक है। छात्र नहीं लिखेंगे, छात्रः आएगा, क्योंकि चतुर्दश तो स्वयं
क्या हुआ, बहुवचन है। बहुत सारे छात्र हैं, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ छात्र नहीं आएगा, छात्रः, ठीक है। ये छात्रः, बहुवचन में छात्रः। अगला है हमारा सचिन है। सचिन क्या चैप्टर में जो बताया गया है वो बताया गया है मम मित्रः, मेरा मित्र। तो सचिन की विशेषता क्या ही है, मित्र, वह मित्र है, ठीक है। बहवानि पुस्तकानि, बहुत सारी पुस्तकें कहाँ हैं बेटा, पुस्तकालय, पुस्तकालय में, ठीक है। चलिए हमारे मैचिंग भी हो गए हैं। अब लिख लेते हैं हम, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तव विद्यालयस्य नाम किम अस्ति। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। तव विद्यालयस्य नाम किम अस्ति। ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है आपके विद्यालय का नाम। तब माने होता है तुम्हारे। युष्मद के जो सर्वनाम रूप मैंने लिखवाए हैं उसमें एक वचन षष्ठी विभक्ति का रूप होता है तब, और अश्मद में होता है मम, ठीक है। तो यहाँ मेरी, तुम्हारी, यही बातें होंगी, ठीक है। ये जो विद्यालय का हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें तब, तुम्हारी, मम, मेरी, यही वार्तालाप हुआ है। और इसके जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल बेहद आसान प्रश्न हैं, वो आपको अपने आप आंसर अपने आप देने हैं, ठीक है। चलिए पहला देख लेते हैं। तब तुम्हारे, विद्यालय से, विद्यालय का, नाम, नाम, किम, क्या, अस्ति, है। तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है। तो अपने अपने विद्यालय का नाम आप याद कर सकते हैं, नहीं तो जो आपका चैप्टर में आया है आप वो भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ से चैप्टर की तैयारी कराऊंगी क्योंकि मैं आपको पार्ट पढ़ा रही हूँ। जो पार्ट में नाम दिया है हम वो भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है। नहीं तो आपके जो विद्यालय का नाम है, मम विद्यालयस्य नाम सरस्वती शिशु मंदिरम अस्ति। आपके विद्यालय का जो भी नाम हो आप वो नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मम तो आपको लिखना ही है, ठीक है, क्योंकि आप अपने विद्यालय का नाम बता रहे हो, ठीक है। तो मम आएगा, मम विद्यालयस्य नाम। ये तो सेम आपको ऐसे ही लिख लेना है। तब माने होता है तुम्हारे। अगर आप इसी प्रश्न को यहाँ ऐसे ही उतारेंगे तब क्या हिंदी क्या हो जाएगी, तुम्हारे विद्यालय का नाम। तो आपने तो क्वेश्चन कर लिया, आंसर कहाँ दिया, आपने तो क्वेश्चन लिख दिया कि तुम्हारे विद्यालय का नाम। क्या आप दूसरों के विद्यालय का नाम पूछोगे, नहीं ना। तो ये तब यहाँ आपको चेंज करना है, क्या लिखोगे, मम, यानी मेरे विद्यालय का नाम पूछा जा रहा है तो क्या बताएंगे, मम विद्यालयस्य नाम, ठीक हो गया। सरस्वती शिशु मंदिरम अस्ति, या कुछ भी हो, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, प्राथमिक विद्यालय, स्कॉलर होम, CHS, कुछ भी, जो भी आपका नाम है वो ऐसे ही लिख दीजिए, उसमें कोई विसर्ग कोई हलन कुछ मत लगाइए, और अस्ति बाद में लगा दीजिए। मम, आपको मम यहाँ ज़रूर लिखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप कहेंगे कि प्रश्न तो यहाँ पूछा जा रहा है बस इतना, किम, जो प्रश्न चिन्ह है ये तो किम है, मैम ऐसे ही लिखाती हैं। किम की स्थान पर ही हम अपने उत्तर को फिट करते हैं, वही हम उत्तर लिखते हैं, वही शब्द हमारा किम के स्थान पर आता है। लेकिन यहाँ जो तब दिया है वो आपसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है। तब हम तब नहीं उतारेंगे, तब ऐसे ही नहीं लिखेंगे, उत्तर वाली लाइन में हम लिखेंगे मम। मम से हम अपना उत्तर स्टार्ट करेंगे। मम विद्यालयस्य नाम सरस्वती शिशु मंदिरम अस्ति। पहला प्रश्न आपको याद हो गया। आपसे कोई संस्कृत में पूछता है, इंग्लिश में तो हमेशा पूछते हैं लोग, कभी किसी ने संस्कृत में पूछा तब विद्यालयस्य नाम किम अस्ति, तो आप क्या कहेंगे,
मम विद्यालयस्य नाम सरस्वती शिशु मंदिर, जो भी है अस्ति लगा देंगे। मम मेरे, विद्यालयस्य विद्यालय का, विद्यालयस्य क्यों आया, षष्ठी विभक्ति एक वचन क्योंकि यहाँ लगा है का। मेरे विद्यालय का, नाम किम, नाम किम अस्ति, बोल के बताइए, अपने अपने स्कूल का नाम लीजिए। एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। मम विद्यालयस्य नाम सरस्वती शिशु मंदिरम अस्ति। आप अपने विद्यालय का नाम लीजिए, ठीक है। अब मैं पूछती हूँ एक बार अपने आप से आप बोलेंगे, ठीक है। तव विद्यालयस्य नाम किम अस्ति। आप अपना स्कूल का नाम बोलेंगे और बोलकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारे स्कूल का नाम ये है, ठीक है। क्या लिखेंगे, मम नाम लिख देंगे आप मम भी मत लिखिए, विद्यालय से भी मत लिखिए, बस नाम लिख दीजिए, चाहे हिंदी में और चाहे संस्कृत में, वो एक ही माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि नाम में हलंत और विसर्ग जरूरी नहीं होते, पुल्लिंग और ये नाम हमारे कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। उसमें पद बनाना जरूरी नहीं है। चलिए, आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब आप दूसरा देखेंगे। मैंने कहा इसमें पूछा जा रहा है, तब और मम से ही हमारी वार्तालाप शुरू होती हैं। तुम क्या कर रहे हो, मैं अपने विषय में बताऊंगा, फिर तुम्हारे में पूछूंगा। तो ये जो वार्तालाप है तब और मम से होती हैं, ठीक है। जैसे तब विद्यालय कुत्र अस्ति, तब तुम्हारा, विद्यालय कुत्र कहाँ। यहाँ हमसे क्या प्रश्न पूछा गया है, ये कुत्र, इसके स्थान पर हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अस्ति है। तुम्हारा विद्यालय कहाँ है, तब विद्यालय कुत्र अस्ति। तो क्या आएगा, मम तो हर जगह आना ही है, ठीक है। क्योंकि हम फिर अपने विद्यालय के विषय में बताएंगे तो हम के लिए, मैं के लिए मम आता है षष्ठी विभक्ति में। मम विद्यालय नगरात वही अस्ति। हमारा जो विद्यालय था, इस पाठ में जो हमने विद्यालय पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, नगर के बाहर, नगर से बाहर। तो हमारा विद्यालय मम विद्यालय नगरात वही अस्ति। कुत्र के स्थान पर केवल आप इतना ही लिखेंगे, नगरात वही। आपका स्कूल चाहे कहीं भी कुछ भी आए, तो आपका स्कूल जो होगा एकदम घर से सटा हुआ किसी किसी के होता है, सबके नहीं होता, अधिकांश। किसी का अगर घर से बाहर है तो गृहात वही लिखेंगे, गांव से बाहर है तो ग्रामात वही लिखेंगे। अगर नगर आप शहर में रहते हैं तो क्या लिखेंगे, शहर की संस्कृत क्या होती है, नगर होती है, तो नगरात वही, ठीक है। गृहात वही, नगरात वही और ग्रामात वही, ठीक है। मम विद्यालय नगरात वही अस्ति। मेरा विद्यालय नगर से बाहर है, ठीक हो गया। आपसे कुछ भी कोई भी पूछा है संस्कृत में, तब विद्यालय कुत्र अस्ति, आपका विद्यालय कहाँ है। चाहे तो आप पूरा एड्रेस भी लिख सकते हैं, आप अपने स्कूल का जहाँ पर है उस जगह का, स्थान का नाम भी लिख सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान है, नगरात वही, ग्रामात वही और गृहात वही। गृहात वही घर से बाहर है, नगरात वही नगर से बाहर है, ग्रामात वही गांव से बाहर है, ठीक है। हमारा दूसरा वाला आंसर उत्तर भी हमें याद हो गया, ठीक। अब हम तीसरा करते हैं। तब विद्यालये कति छात्राः पठन्ति। अब आपको पता है कि आपके विद्यालय में कितने छात्र हैं, तब तो आप वो संस्कृत में संख्या लिख दीजिए। और संख्या वाली वीडियो भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में आराम से, या होम में ही देख लेना, प्लेलिस्ट उसकी तैयार नहीं है। आप होम में देखेंगे, संस्कृत संख्याएं गिनती के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है।
चैनल सब्सक्राइब होगा तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बेटा। मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ कि अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको सारी वीडियो एक जगह मिलेंगी, बिल्कुल आराम से, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन जब ले लेते हैं तो हमारे पास नई वीडियो के अपने आप से ही नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले वो आपके पास जाएगी, आपको आराम से पता चल जाएगा कि वीडियो पढ़ चुकी है। तब कहाँ पढ़ते हैं हम? तब विद्यालय कति छात्राः पठन्ति। जो हमने मम विद्यालय का चैप्टर पढ़ा है उसमें हमारे कितने छात्र आए थे? चतुर्दशशतः। उस विद्यालय में कितने छात्र पढ़ते थे? चतुर्दशशतः, 1400। अगर आपके में पढ़ते हैं 1000 पढ़ते हैं या 300 पढ़ते हैं या 400 पढ़ते हैं, आप लिखे, अगर 400 है चतुर्शतम, ठीक। अगर 500 है पंचशतम। 100 की जो संस्कृत होगी ना बेटा वो हमारी शतम आ जाएगी, ठीक है, शतम। और 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसके बाद हम शतम लगा देंगे तो 400 हो जाएगा, पंच लगाएंगे 500 हो जाएगा, सप्त लगाएंगे 700 हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी संख्या हो, अगर नहीं आपको संख्या पता है अपने स्कूल की, तब आप चतुर्दशशतः ही लिख देंगे, वो बिल्कुल आंसर आपका ठीक होगा, ठीक है। चलिए, तब विद्यालय कति छात्राः पठन्ति। तुम्हारे विद्यालय में कितने, कति जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, कति की हिंदी होती है कितने, ठीक है, कितने। और कति एक अकेला ऐसा शब्द है, ना ये एक वचन में चलता है ना कभी ये द्विवचन में चलता है, ये हमेशा बहुवचन में चलता है, ठीक है। कितने क्या चलता है? कितने, पूछ रहा है कितने, ठीक है। तो कति हमेशा हमारा कैसा शब्द है? बहुवचन शब्द है और पुल्लिंग होता है, ठीक। तब विद्यालय कति छात्राः पठन्ति। तुम्हारे विद्यालय में कितने छात्र पढ़ते हैं? पट्टी पट्टः पठन्ति, बहुवचन का रूप आया क्योंकि ये बहुवचन है, इसीलिए छात्राः पठन्ति ये भी बहुवचन है और क्रिया भी बहुवचन की है, ठीक है। मम विद्यालय, विद्यालय आपके इसमें प्रथम पुरुष दिया, प्रथम एक वचन दिया है प्रथमा विभक्ति का, वहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन आएगा, तभी हमारी हिंदी सही बैठेगी। विद्यालय में अगर हम इसे विद्यालय कर देंगे तब सही नहीं बैठेगा, तब विद्यालय छात्रा अस्ति, विद्यालय में छात्र हैं, नहीं, विद्यालय सेंटेंस बैठेगा मैं से, में, विद्यालय में, विद्यालय छात्र अस्ति नहीं होगा, विद्यालय। कभी कभी मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है किताब में, ठीक है, इसे ठीक करेंगे। विद्यालये कति छात्राः पठन्ति, आंसर देंगे तब के स्थान पर क्या करेंगे हम? मम, तब के स्थान पर आ जाएगा बेटा मम। मम विद्यालये चतुर्दशशतः छात्राः पठन्ति, ठीक हो गया। अब हमारा लास्ट प्रश्न बचता है और लास्ट प्रश्न आप चैप्टर से ही लेंगे, ठीक है। जैसे वृक्षान जलीन कह सिंचति। पहले ऑप्शन में जो हमने सही गलत वाला पहला कै प्रश्न पढ़ा था उसका ये तीसरा नंबर है, उसमें ऑप्शन में सही गलत वाले में हमने निशान लगाया था मालाकारः, ठीक है। हमें देखो सारे प्रश्न याद भी नहीं करने पड़ते, एक जगह याद कर लेते हैं, हर जगह काम आ जाते हैं, ठीक है। तो एक बार चैप्टर को समझ के पढ़िए, बस एक बार, आप उसमें से कितने ही प्रश्न खुद से बना सकते हैं। वृक्षान जलेन मालाकारः सिंचति। वृक्षान वृक्षों को, जलेन जल से, कह कौन, सिंचति सींचता है,
जल कौन देता है? पौधों को जल कौन देता है? तो हिंदी में हम कौन जल देता है? माली रखते हैं। अपने पेड़ पौधों की देखभाल के लिए स्कूल हो या कोई बड़ा स्थान हो जहाँ पेड़ पौधे हों, जैसे हमारा बाग हो, बगीचा हो, उसकी देखभाल के लिए हम जो भी व्यक्ति रखेंगे तो हम उसे कहेंगे मालाकार। हिंदी में कहते हैं माली, माली और मालन। ठीक है, तो मालाकार पुल्लिंग हो गया। अगर इसकी जगह हमारी स्त्री हो, लेडीज़ हो, तो उसे कहेंगे मालन। ठीक है, मालाकारः सिंचति, वृक्षान् जलेन मालाकारः सिंचति। मालाकार यानी माली पौधों को जल से कौन सींचता है? मालाकारः। हमारे ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं आगे हमारा क्या है। 4 ही प्रश्न थे आपके, चारों हो गए हैं। अब देखते हैं अगला, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण अनुसार वर्ण विच्छेद करना है। ये बहुत काम की चीज़ है बेटा, चलिए इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए अगला है हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करना है हमें। 4 शब्द दिए हैं और ये आपको समझना है। ये आप समझ जाते हैं तो आपको संधि बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वर्णों को कैसे अलग अलग किया जाता है और किस में से आ लिया, किस में से आ लिया, फिर दीर्घ क्या बना। दीर्घ और ह्रस्व समझते हैं आप लोग? दीर्घ और ह्रस्व मैंने कल आपको बोले थे। अगर मैंने ह्रस्व बोला है तो ये ह्रस्व क्या है? ह्रस्व शब्द, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा, इसका अर्थ तो है लघु, छोटा। ठीक है, लघु यानी छोटा। और ह्रस्व स्वर होते हैं, व्यंजन कभी ह्रस्व और दीर्घ नहीं होते। ठीक है, व्यंजन जो होते हैं हमारे वो अर्ध मात्रा में आते हैं। ठीक है, व्यंजन पूरा तब होता है तब वो स्वर सहित बोला जाए। ठीक है, ये हमारा व्यंजन अब कंप्लीट है। ठीक है, इसमें स्वर भी है। अगर हम ये वाला व्यंजन लिखते हैं हलंत लगाकर तो इसमें से स्वर निकल चुका है, तब ये व्यंजन आधा है। जब हम छंदों में मात्राएं गिनते हैं तो इस वर्ण की मात्रा आधी गिनी जाती है। ठीक है, इनकी आधी मात्रा होती है। ठीक है, इन्हें गिना ही नहीं जाता। जो आधे होते हैं हमारे यहाँ लघु यानी 1 मात्रा, दीर्घ यानी 2 मात्रा, 2 मात्राओं का, आधी मात्रा का कोई व्यवधान ही नहीं है। उस स्वर को हम छोड़ दे, व्यंजन को, उस वर्ण को हम छोड़ देते हैं। अब ये इसकी 1 मात्रा हो जाएगी। अगर इसमें ही मैं ऐसे लिखूँ माँ, ये तो मैं लिखा और ये लिखा मैंने माँ, इसकी जो मात्रा होगी ये 2 हो जाएगी। ऐसा वाला निशान 2। तो इसमें ए है, इसमें ए है जिसे हम बोलेंगे ये वाला अ। ये पढ़ा है, जब आप छोटे होंगे आपने पढ़ा होगा छोटा ए और बड़ा आ। ठीक है, यही पढ़ा है ना। तो ये जो छोटा ए है, इस छोटे ही आ को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व। यही छोटा अ लघु वर्ण के नाम से जाना जाता है और दूसरा नाम ह्रस्व, दूसरा इसका नाम है ह्रस्व। अब ये जो माँ है, इस माँ में आ है, यहाँ हमारा आ छुपा है। ठीक है, अब इस आ को हम दीर्घ कहते हैं, दीर्घ, बड़ा। ठीक, ये छोटा आ और ये बड़ा आ, ये तो आप समझते हैं ना। छोटा आ और बड़ा आ, सॉरी फैन ऑन ही रह गया। छोटा आ और बड़ा आ आप समझते हैं। अब हम संस्कृत में इन्हें क्या नाम देते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, ये आपको आता तो है, लेकिन बस हमारे ये संस्कृत शब्द हैं। संस्कृत शब्द भी नहीं है, ये शुद्ध हिंदी होती है। ठीक है, तो छोटे को हम बोलते हैं ह्रस्व,
लघु, ठीक। और बड़े को हम बोलते हैं दीर्घ, दीर्घ और बड़ा। समझ आ गया बेटा। ह्रस्व और दीर्घ ये होते हैं। ह्रस्व जो हमारे वर्ण स्वर हैं बेटा, वो अ हो जाएगा, छोटा अ, छोटा ऊ, छोटी ई और रीरी। 1 2 3 4 और री, ये भी दीर्घ नहीं होती, ठीक है। ये हमारे जो 5 वर्ण हैं, ये हमारे संस्कृत स्वर हैं, अ, उ, ई, री, लृ। तो ये हमारे किस में आते हैं बेटा? ये हमारे ह्रस्व वर्ण में आते हैं, ये लघु वर्ण में आते हैं, ये छोटे वर्ण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ह्रस्व वर्ण। अब दीर्घ किन्हें कहेंगे? अब दीर्घ हम कहेंगे, इन्हीं के स्थान पर आ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और बड़ी ई हो जाएगी और रीरी। ये जब हमारी दीर्घ री बनती है तो ये जो हम छोटी में तो एक बनाते हैं, आपने एक ही री पढ़ी होगी, लेकिन संस्कृत में 2 री होती हैं, लघु और दीर्घ। ये एक और बनाते हैं, ये एक और नीचे को बनाते हैं, इसे ही हम दीर्घ री कहते हैं। तो हमारे 4 वर्ण दीर्घ होते हैं, ठीक है। ये जो वर्ण हैं ये दीर्घ भी होते हैं और ह्रस्व भी होते हैं। बाकी के जो हमारे स्वर हैं, जब मैं आपको वर्ण विचार पढ़ाऊंगी ग्रामर में, तब मैं आपको समझाऊंगी कि कौन से हमारे दीर्घ होते हैं, कौन से ह्रस्व होते हैं और कौन से अर्ध स्वर होते हैं और कौन से संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। अभी मैं आपको बस केवल इतना बता रही थी कि ये ह्रस्व हैं और ये दीर्घ हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये वहाँ काम आएंगे और ये संधि में भी काम आएंगे, ठीक है। चलिए, हमारा पहला शब्द दिया है बेटा भवनम। भवनम, ये तो आप समझते हैं हलंत है, ये भी हलंत है, ये भी हलंत है और ये विसर्ग है। विसर्ग जिस पर भी लग जाते हैं ना बेटा, वो दीर्घ हो जाता है, वो वर्ण गिना जाता है, ठीक है। जैसे अब हम इन शब्दों को विच्छेद यानी टुकड़ों में करके लिखेंगे। भ में से हम अ निकालेंगे, अ, ठीक है। अब आता है हमारा व। व में से भी हम अ को निकाल देंगे, अ निकला। फिर आया ना, अब हम ना को निकालेंगे, ना से आ निकाल दिया, ठीक। अब माँ, माँ तो खुद ही हलंत है, उसमें कोई स्वर नहीं छिपा है, ठीक है। ये होता है वर्ण विच्छेद। हम जब व्यंजन में से स्वर का अलग करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो व्यंजन हमारा अर्ध बचता है। जब हम व्यंजन से स्वर निकाल देते हैं तो व्यंजन में हलंत आ जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। भ, आ, व, अ, न, अ, म, ये आधे व्यंजन हो गए हैं, इनमें से हमने स्वर निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको करेंगे। आप भी अपनी नोटबुक पर करके देखिए नगरात का, ठीक है। जैसे भवन का किया था वैसे ही हम नगर का करेंगे। जैसे न, न में से हम अ निकालेंगे तो न हमारा हलंत बचा, आ निकाल लिया तो ना क्या बचा यहाँ पर? हलंत। अगला है ग, गाँव में से भी हम अ निकालेंगे। जब ग में से अ निकला तो ग कैसा हो गया? हलंत। अब रा है हमारा, रा को भी हलंत करेंगे क्योंकि हमें स्वर निकालना है और स्वर क्या है हमारा रा में? आ। रा है ना, तो हमने आ निकाल दिया, ठीक है। अब हमारा त तो है ही हलंत, उसमें कोई स्वर ही नहीं है क्योंकि हलंत लगा है यहाँ पर, इसलिए त हमारा हलंत ही आ गया। अब मैच करिए आपका, ठीक है
या नहीं। जो आपने नोटबुक में निकाला या अपने माइंड में निकाला, जैसे वर्णों को तोड़ तोड़ के लिखा है, क्या वो विच्छेद, वर्गीकरण, वो चीज़ ठीक है आपकी जो आपने लिखी है या गलत है, उसे मैच करिए। तीसरा फिर बनाएंगे हम उपवनम। उपवनम में हमारा ऊ है, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो स्वर है और स्वर किसी से मिलकर नहीं बनता, स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। प, प हलंत बचेगा क्योंकि प में आ छुपा है। ओ, ठीक। फिर व में भी से भी हम अ निकालेंगे। फिर है न, न भी हलंत हो जाएगा क्योंकि उसमें भी अ छुपा है। और फिर है हमारा म, म हमारा हलंत है, उसमें कोई स्वर नहीं है। उ, प, अ, व, अ, न, अ, म, ठीक। जब हम इस प में आ मिला देंगे तब हमारा ये ऐसे पै बन जाता है, ठीक है। जब ये प लिखा है तो इसे समझना कि इसमें स्वर है। कौन सा स्वर है? आ, छोटा आ, ह्रस्व आ, ठीक है। चलिए अब हम एक और बचा हमारा मित्र। मित्र में क्या है? पहले म, माँ पे मात्रा कौन सी है? छोटी, यानी ह्रस्व। माँ को इसमें। चलिए अब हम मैं का विच्छेद करते हैं मित्र का। तो माँ हलंत हो गया, इसमें क्या निकली? ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, और त हलंत हो जाएगा। फिर हमारा र, और र में अ, ठीक है। और फिर हमारा आ जाएगा विसर्ग। विसर्ग का यहाँ अंकः भी लिखेंगे, ठीक है। माँ, त्र जो है हमारा, त्र किस किस से मिलके बनता है बेटा? ता और र से। ता हलंत होता है, र पूरा होता है, इसलिए र से हमारा आ निकाला गया, ठीक है। ये हमारा संयुक्त वर्ण है। चलिए ठीक हो गया हमारा। त्र जो हमारा व्यंजन वर्ण है, ये कैसा वर्ण है? संयुक्त। ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। 4 संयुक्त व्यंजन पढ़े होंगे आपने। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है छ छत्रिय, जिसे हम श बोलते हैं, ठीक है। एक है हमारा त्र, और एक है हमारा श, और एक है हमारा ये वाला श, और ये नहीं, ये वाला श है श्रव्य वाला, और एक ये जिसे हम ज्ञानी बोलते हैं। ये जो 4 वर्ण हैं हमारे, व्यंजन वर्ण हैं, ये संयुक्त वर्ण हैं। इनमें ऑलरेडी एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन होता है, तब ये बनते हैं। जैसे हमारा त्र आया, जैसे हमने क्या लिया? त्र। तो त्र किस किस से मिलके बना है? त्र हमारा त्र, ये जो तय है ये तो हलंत है, आधा ही तय आएगा। दूसरा जो वर्ण आएगा वो आएगा रे, ये पूरा आएगा। जब ये पूरा आएगा तो हमें तो इसको भी तोड़ के लिखना है, इसीलिए हमने इसमें से अ निकाला, प्लस विसर्ग। विसर्ग हमारे अंकः के होते हैं, ठीक है। तो त्र किससे मिलकर बना है? आधे त से और प्लस र से। अब जब हम इसे भी तोड़ेंगे र को, तो यहाँ रे हमें हलंत चाहिए, तभी तो हमारा यहाँ ए बाहर आ जाएगा, इसलिए हमारा ये ता में से नहीं निकलेगा। क्योंकि जो संयुक्त व्यंजन बनते हैं वो हमारे अपने आप ही, उसमें एक व्यंजन आधा होता है और एक पूरा होता है। वो 2 व्यंजनों के संयोग से संयुक्त वर्ण बनते हैं। अब जैसे हमारा
क्षत्रिय है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ये वाला पेट चिरा से तो आधा आएगा और श ये वाला पूरा आएगा और क आधा आएगा, क आधा रहेगा और ये मूर्धन्य से पेट चिरा से पूरा रहेगा। तब हमारा क्या बनता है, ये वाला श। क्या बना, आधा क और श से हमारा बना श, जिसे हम क्षत्रिय बोलते हैं, लेकिन ये भी श बोला जाता है। जैसे कक्षा, कुछ लोग कक्षा बोलते हैं। ठीक है, ये अपने अपने उच्चारण होते हैं, अपनी अपनी बोली का प्रभाव होता है भाषा पर। ठीक है, तो ये हमारा ये जो वर्ण है हमारा क्षत्रिय, जिसे हम क्षत्रिय बोलते हैं, तो ये किस किस से मिलके बना, आधा क और पेट चिरा पूरा से। ठीक है, अब आता हमारा त्रय, मैंने आपको समझा दिया है। अब आता है श्रव्य। श्रव्य कैसे बनेगा हमारा, श्र, इसमें ये आधा शय हो जाएगा और रे पूरा रहेगा। श्र गे ज्ञानी कैसे बनेगा, ये तो बना हमारा श्रव्य। अब ज्ञानी बता देती हूँ मैं आपको, पहले इससे देख लीजिए। ये तो शय हो गया। अब जिसे हम गे ज्ञानी बोलते हैं, ये कैसे बनता है, ज और जय हमारा हलंत रहेगा और य ये हमारा पूरा रहेगा। कुछ लोग अभी भी विज्ञान को विज्ञान पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, वो इसका भी उच्चारण करते हैं और इसका भी उच्चारण करते हैं, विज्ञान। अब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमारा विज्ञान हो गया। हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं। जब पहले लिखा जाता था, पहले पढ़ा जाता था, जब इन संयुक्त वर्णों का प्रयोग नहीं किया था, तब हम विज्ञान ही पढ़ते थे, वैज्ञानिक ही पढ़ते थे। ठीक है, जैसे ज आधा रहेगा और यह हमारा पूरा रहेगा, तो ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। हमें संयुक्त स्वर पता होना भी ज़रूरी है। जैसे हमारा मित्र में संयुक्त वर्ण आया, जो त्रय है वो हमारा संयुक्त वर्ण है। अब संयुक्त वर्ण है तो कौन सा आधा रहेगा, कौन सा पूरा रहेगा, जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो हम कैसे इन्हें तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ सकते। इसलिए माँ, ये ऊपर वाले तो बिल्कुल सिंपल हैं, आपने हटा लिए इसमें से स्वर, लेकिन यहाँ जो माँ है उसमें ई की मात्रा है, हमने आराम से अलग कर ली। अब हमारा मित्र है तो कौन सा आधा तय रहेगा या तय में से भी ए निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें तय हलंत ही लेना है, फिर रे हमें हलंत लेना है और रे से हमें अ निकालना है, क्योंकि हमारा रे पूरा है। आधा त और पूरे र से हमारा त्र बनता है। जब त्र बनता है तो त हलंत और रे पूरा है। और जब हम इसको भी तोड़ेंगे तो इसमें से रे निकाल देंगे प्लस विसर्ग, क्योंकि मित्र पे विसर्ग हैं। तो ये वर्ण विच्छेद हमारा कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, इन तीनों में कुछ नहीं है, बस आपको ये मेन देखना है कि त हमारा हलंत रहेगा और रे से हमारा अ निकाला जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। बस एक लास्ट बचा है आपका, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण धातु रूप लिखिए। ये आपको मैं लिखवा चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको बोर्ड पे समझा देती हूँ। ठीक है, कुछ धातुएं दी हैं आपको। प्रथम पुरुष कितने होते हैं हमारे, 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। एक एक वचन जैसे दिया है आपका पठती का, आपको इनके तीनों लिखने हैं। जैसे पठ धातु के हैं, एक एक ही दिया है तो एक एक ही कर लीजिए। ठीक है, पठती दिया है और दूसरा धावती दिया है, धावती, और लिखती, लिखती।
लिखती के बाद क्रीडति, क्रीडति, क्रीडति और सिंचति, सिंचति। ये हमारी क्या है बेटा, ये क्रियाएं हैं। ठीक है, धातु रूप क्या बनाते हैं, धातु रूप बनाते हैं क्रियाएं। तो ये धातु रूप क्रियाएं बनाएंगे। आप जल्दी से एकवचन, द्विवचन और बहुवचन लिख लीजिए और सामने आपको लिखना है केवल प्रथम पुरुष। आप प्रथम पुरुष लिखेंगे नोटबुक में, वैसे बुक में दिया नहीं है, आपको नहीं नोट डाउन करना है तो नहीं है। एक वचन ये हमारे लिखे हैं। अब मैं आपको यहाँ द्विवचन बताऊंगी। ठीक है, शॉर्ट में डाल देती हूँ मैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बुक में अगर आप फिल कर रहे हैं तो बुक में तो आपको दिए हैं, इनकी आवश्यकता लिखने की नहीं है, बुक में ही फिल कर लीजिए। लेकिन आपको ये अपने दिमाग में फिट करनी है, आपको ये याद होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। पुरुष कितने बताए, 3। 3 पुरुष 3 वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और प्रथम पुरुष के ये रूप हैं, न मध्यम पुरुष के नहीं है, उत्तम पुरुष के नहीं पूछे आपसे, केवल प्रथम पुरुष पूछा है यहाँ पर। तो प्रथम पुरुष का एक वचन आप ऐसे ही नोट डाउन करेंगे। ठीक है, एक वचन के नीचे द्विवचन हो जाएगा पठतः। ठीक है, पहले हम द्विवचन एक साथ लिख देते हैं। ठीक, पठतः, धावतः, कोई अंतर नहीं है, सब एक जैसी क्रियाएं हैं। लिखती में लिखतः, लिखतः, अगली है क्रीडति, क्रीडतः, फिर है आपका सिंचति, तो सिंचतः। द्विवचन कंप्लीट, एक जैसा है। धातु कोई से भी हो, कोई से भी हो, रूप हमेशा एक जैसे चलेंगे। जैसे पठतः, धावतः, लिखतः, क्रीडतः, सिंचतः, द्विवचन बन गया प्रथम पुरुष का। ये प्रथम पुरुष है बेटा। पठती, धावती, लिखती, क्रीडती, सिंचती, ये एक वचन बन गया। ठीक है, केवल प्रथम पुरुष का। अब हमारा बहुवचन है, यहाँ आ जाएगा पठन्ति, पठन्ति, धावन्ति, लिखन्ति, क्रीडन्ति, क्रीडन्ति, सिंचन्ति। ठीक है, बस ये केवल हमारा प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष में आता पठसी, पठत, पठः, पठत। धावती का आता धावसी, धावथः, धावत। लिखती का आता लिखसी, लिखथः, लिखत। ये इस तरह बन जाते। अगर उत्तम पुरुष होता तो पठामी, पठावह, पठामह। धावामी, धावावह, धावामह। लिखामी, लिखावह, लिखामह। ये इस तरीके से बन जाते। ठीक है, हमारे आज अभ्यास कार्य कंप्लीट हो चुका है। हमने कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा, सब हमारे यहीं पे तैयार हो गए हैं। हमें और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आराम से देखिए, आपको सारा समझ आएगा। कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट्स करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम।